नमस्कारम, योगेश चंद्र शुक्ला नाम है हमारा। आपका बहुत स्वागत करते हैं आज की क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सभी विद्यार्थियों को आज की शाम की बहुत 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 शुभकामनाएं। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास और आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अगले विषय पे, जिसपे आज हम बात करेंगे स्तन ग्रंथि के बारे में कि मादाओं में स्तन ग्रंथि क्या चीज होती है, उस पे क्या क्या खास स्ट्रक्चर हैं और कहां पर मिल्क बनता है, कैसे मिल्क बाहर निकलता है बच्चों में, कैसे प्रेगनेंसी के बाद जो है वो मिल्क बनना शुरू होता है और बच्चा बाहर मतलब मिल्क फीड करता है, दुग्ध पान करता है, शुक्राणु जनन कैसे होता है, फिर ये अगला टॉपिक होगा। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं अपने सभी दोस्तों को कहना चाहूंगा, सभी बच्चों को कहना चाहूंगा, शेयर कर दो दोस्तों सभी अपने अपने दोस्तों को और बता दो कि अगर पढ़ना है, अगर सच में कंटेंट जानना है एनसीईआरटी हाइलाइट्स फॉर बोर्ड एंड आपके नीट के प्रिपरेशन के लिए, तो आप सभी बच्चे यहां पर इसे जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास बिना लेट किए हुए। आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को। चलिए, शेयर कर दिया आप लोगों ने, बता दिए हैं। सबसे पहले आपके सामने एक प्रश्न जो मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया था, उसके 2 से 3 प्रश्न मैं आपसे पहले पूछ लेता हूं, देन फिर कुछ आगे की कहानियां पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, नमस्कार। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में लहराता हुआ आ रहा है, जवाब बताइए वैसा ही मजेदार वाला। मादा जनन तंत्र में निषेचन किस जगह पर होता है? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ाया इसको आपको, और आप बताइएगा निषेचन कहां होता है। अंडाशय, स्थमस, एम्पुला और गर्भाशय। अंडाशय, स्थमस, एम्पुला या गर्भाशय, क्या लगता है आपको, क्या सही जवाब होगा इसका? कल का पीडीएफ नहीं मिला निशा यादव, आज मिल जाएगा बेटा, आज मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा कल बहुत ही लेट हो गया था तो इस वजह से नहीं बता पाया। बताइए जवाब। पहला प्रश्न, किधर होता है निषेचन, कहां होता है? और 47% बच्चे कह रहे हैं ए। इसीलिए कह रहा हूं, वोटिंग की ताकत छीन लो इन बच्चों से, वोटिंग की ताकत छीन लो। गलत जवाब देते हैं लोग, देश का विकास कैसे करवाएंगे लोग? गलत नेता चुन लेते हैं, कुछ भी जवाब दे देते हैं। ए बी सी डी का ऑप्शन यार, तो कुछ भी दबा दोगे क्या? जवाब सही दो, विच वन इज द राइट आंसर। और कैसे 42% अंडाशय में कैसे निषेचन हो सकता है भाई? ये कैसा जवाब हुआ? बहुत गलत बात है। ठीक है, बताइए जल्दी से। स्थमस, एम्पुला, गर्भाशय, मात्र 29% लोगों ने सीखा है। एम्पुला इज अ राइट आंसर। एम्पुला कल ही पढ़ाया था यार, कसम से तुम लोग ना मतलब पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि करते क्या हो? मतलब क्या देखने आते हो यहां पे? रंग बोर्ड क्या देखने आते हो? कल ही मैंने पढ़ाया हुआ है ना? क्या होता है इसमें बताओ? तुम्बिका इज अ राइट आंसर। तो सी सही जवाब है भाई, तुम्बिका। सी सी सी, यस, जिसने दिया है सी उसका सही ऑप्शन है। दूसरा प्रश्न, ओवरी में कौन सी कोशिका उपस्थित नहीं होती? अब आपको बताना है, ओवरी मतलब होता है बेटा अंडाशय। आप इसका जवाब बताइए कि इनमें से कौन सी कोशिका जो है वो अंडाशय में उपस्थित नहीं है। अंडाशय के अंदर नहीं, अंडाशय के बाहर होगी, कहीं और होगी, लेकिन अंडाशय में होगी कि नहीं होगी बताओ? ग्राफी पुटिका होगा क्या? क्या प्राथमिक पुटिका होगा क्या? क्या कॉर्पस ल्यूटियम होगा क्या? या सर्विक्स होगा? अंडाशय का डायग्राम मैंने बताया था, जल्दी बताइएगा, बोलिए आंसर। यस सचिन, सबसे पहले तुमने सी बताया था, सही बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अगर क्लास पसंद आए हिट लाइक बटन तुरंत के तुरंत, अभी के अभी। और आप में से जितने भी बच्चे नई आज पहली बार हमारे आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। अब नए नए बच्चों को पढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी मैं 11th का भी पोर्शन शुरू करने वाला हूं और आपको 11th के लिए भी पढ़ाऊंगा बहुत जल्दी। बहुत समय, बहुत निकट है, ये वक्त आने वाला है कि जब हम 11th के बच्चों को भी नई तरीके से पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 1 से। तो आप में से जो बच्चा 11th पढ़ना चाहता है वो 11th भी जरूर पढ़िएगा। और ये जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। बताओ, ग्राफी पुटिका, प्राथमिक पुटिका, कॉर्पस ल्यूटियम, सर्विक्स। इसका सही जवाब दिया बच्चों ने सर्विक्स। भाई साहब, सर्विक्स ना बाह्य जननांग वाला अंग है, ना कि अंडाशय में होता है। ये तीनों, ग्राफी पुटिका, प्राथमिक पुटिका और कॉर्पस ल्यूटियम, ये अंडाशय के भीतर पाए जाते हैं और ये अंडाशय के बाहर, मतलब बाह्य जननांग है। अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे, अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, अपने पॉइंट पे। सभी बच्चे तैयार रहिएगा अपनी एनसीईआरटी लेकर, अपने क्वेश्चंस लेकर, और यहां से हम यहां पर पूरा अच्छे से तैयारी करेंगे। एनसीईआरटी हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। अब हमारा यहां से कार्यक्रम शुरू होता है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि बाह्य जननांग में
क्या क्या होता है। आज मैं उसका एनसीईआरटी हाईलाइट आपके सामने लेकर आया हूं मैं, कि स्त्री के बाह्य जननांग के अंदर में सबसे बाहर वाला इलाका जो पफी इलाका है उसका नाम मॉन्स प्यूबिस है। होप सो कल का डायग्राम आपने देखा होगा तो आप इसको समझ गए होंगे कि जघन सेल मॉन्स प्यूबिस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद वृहद भगोष्ठ जिसे इंग्लिश में लैबिया मेजोरा कहा था मैंने, यह एक आवरण की तरह काम करता है। उसके बाद लघु भगोष्ठ जिसका नाम लैबिया माइनोरा रखा था हमने, उसके अंदर की परत थी। आइए सर आइए। उसके बाद योनि छेद यानी हाइमन जो वर्ड मैंने कहा था, यह हाइमन उपस्थित होता है। योनि के ऊपर का एक आवरण है जो कभी होता है और कभी नहीं भी होता है। सबसे लास्ट पॉइंट में क्लाइटोरिस यानी भगशेफ भी होता है। यह पॉइंट भी बहुत पूछा जाता है कि क्लाइटोरिस यानी भगशेफ कहां पर है, यह पॉइंट बताएगा। इसे अपन क्लाइटोरिस, ये इंग्लिश में ही लिखा है बेटा, मॉन्स प्यूबिस इंग्लिश है, लैबिया मेजोरा इंग्लिश है, लैबिया माइनोरा इंग्लिश है, हाइमन इंग्लिश है एंड भगशेफ भी इंग्लिश है। जघन शैल का काम क्या बोला यहां पर मैंने, सबसे पहले याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा जघन शैल का काम क्या है। आप सबसे पहले लिखना बेटा कि जो जघन शैल है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम आपके सामने जो लिखा हुआ है, उसके पास वसा पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी बेटा, वसा। वसा की गद्दी सी होती है और यह त्वचा और जघन बालों से ढकी रहती है। वसा और हेयर्स, ये दो क्वालिटी है जहां पर वसा एकदम गद्दी सी रहे, पफी स्ट्रक्चर रहेगा। तो जहां पर पफी संरचनाएं रहेंगी उसे हम जघन सेल कहते हैं। ये लाइन याद रखना, उसे हम क्या कहते हैं, जघन सेल। दूसरा पॉइंट आया। अब इसके बाद वृहद भगोष्ठ उतक का मांसल वलन है। ये उतक का फोल्ड है जो बाहर से जघन सेल के नीचे होता है। उसके बाद योनि द्वार को घेरा हुआ है, उसने योनि द्वार को ढका हुआ है, पूरा ढका हुआ है यहां पर। ठीक है, ठीक है, वहां पर जो है अंश में ढका हुआ है। अब अगला पॉइंट आए तो यहां पर लघु भगोष्ठ उतक का एक और जोड़ा है जो उसके अंदर रहता है, वृहद भगोष्ठ के नीचे है। योनि द्वार एक पतली झिल्ली जिसे योनि छद, जिसे हम क्या कहते हैं, योनि छद से ढका हुआ रहता है। यह भी याद रखना, योनि छद से ढका रहता है, यह याद रखना। और सबसे अंत में फिर आ जाता है क्लाइटोरिस, ये योनि छद से ढका हुआ रहता है। यह पॉइंट आता है। अगला पॉइंट आपके सामने यहां पर भी है कि योनि छेद के बाद आंशिक रूप से ढका हुआ रहता है। सबसे अंत में पॉइंट आता है भगशेफ, यह क्लाइटोरिस है, अंगुलीनुमा संरचना है। कमेंट सेक्शन पे मुझे आंसर चाहिए, केवल और केवल पढ़ाई से रिलेटेड बताइए। जघन शैल में क्या रहता है, फैट एंड बाल रहते हैं। लैबिया मेजोरा क्या है, बाहर के उतक का फोल्ड है जो योनि द्वार को ढका हुआ है। लैबिया माइनोरा क्या है, उसके अंदर की परत है जो वो भी एक प्रकार की ढकी हुई है, फोल्ड है। उसके बाद मैंने बताया हाइमन क्या होता है, आंशिक रूप से योनि द्वार को ढका हुआ एक आवरण जिसका नाम होता है भगशेफ। फिर पॉइंट आता है, कमेंट करिए जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा और अपनी कॉपी में भी लिखते जाइएगा। उसके बाद भगशेफ यानी क्लाइटोरिस उंगली नुमा संरचना जो मूत्र द्वार के ऊपर है और बिंदु के समान दिखाई देती है। यहां पर एक लाइन एनसीईआरटी ने लिख रखा है, इसे बहुत ध्यान से सुनना है, सभी लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है। सचिन इससे ज्यादा कमेंट नहीं करना है, ठीक है, सचिन इससे ज्यादा कमेंट नहीं करना है। वर्ड हार्ड लग रहा है बेटा, ये हार्ड कुछ नहीं है यार, ये बॉडी का अंग है, पढ़ना पड़ेगा। मैं कहूं दांत को दांत क्यों बोलते हो, क्यों पढ़ना है, तो ऐसा नहीं होगा ना, पढ़ना पड़ेगा। योनिच्छेद जिसे हाइमन के बारे में कहा जाता है, माना जाता है कि पहले मैथुन के दौरान फट जाता है, प्रायः सामान्यतः प्रथम मैथुन के दौरान फट जाता है, यह माना जाता है। हालांकि यह आवरण क्या लिखा हुआ, कभी कभी तेज धक्का लग गया, अचानक गिरने से हो गया, से भी फट सकता है। इसके अलावा योनि में टैंपान को घुसेड़ने किसी भी कारण से जो होता है ना, टैंपान कुछ भी यंत्र है जो चेक करने के लिए लगाया जाए घुसेड़ने पे, घोड़े पर चढ़ने पर, साइकिल चलाने पर, खेल कूद वाली कोई भी क्रियाविधि करने पर भी फट सकता है, इसका कोई लोड नहीं। ठीक है, कुछ औरतों का योनिच्छेद संभोग के बाद भी बन जाता है, बना रहता है, यह नहीं है कि वो हमेशा हट जाएगा। कुछ फीमेल का संभोग के बाद भी बन जाता है अगर 3-4 महीने सेक्सुअल इंटरकोर्सेस ना हो। इसलिए याद रखना, या किसी भी स्त्री का कौमारी या वर्जिनिटी या यौन अनुभव का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए।
हाइमेन का होना या ना होना यह उनकी वर्जिनिटी का साइन नहीं है, यौन अनुभव का होना या ना होना का साइन नहीं है, इसलिए आप इसे मान नहीं सकते, आप हटा देंगे इसको। एक प्रश्न जो बच्चों से सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं, मैं नीट वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हमारे पास में कंपेयर किया जाता है कि कुछ अंग ऐसे हैं जो नर में भी हैं और वैसा ही कुछ काम मादा में भी होता है। समझ मारी मेरी बात? इन अंगों को कहा जाता है समजात अंग। क्या कहते हैं बेटा यहां पर, याद रखना, समजात अंग। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुछ अंग ऐसे हैं जो नर और मादा दोनों में समान कार्य करते हैं, समजात अंग। स्टार्ट करते हैं यहां से। समजात अंग कौन कौन से अंग ऐसे हैं जिनका समान कार्य है? समजात अंग का मतलब होता है समान कार्य वाले अंग। अब समान कार्य वाले अंग में सबसे पहला पॉइंट ये होता है समजात समान कार्य वाले, या आप इसे कह सकते हैं होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन। अब इन होमोलोगस ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। कौन है ये होमोलोगस ऑर्गन? सबसे पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नर में, सॉरी मादा में स्क्रोटम होता है। स्क्रोटम जानते हैं आप लोग? बताइए स्क्रोटम का मतलब क्या होता है? वृषण। वृषण के पास में हेयर होते हैं, हा या ना, जो ढका हुआ रहता है। मादा में यही अंग पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं मोन्स प्यूबिस। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न नीट में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा सभी बच्चे, बहुत पॉइंट याद रखिएगा कि जो काम नर में स्क्रोटम यानी वृषण कोष करता है, जो काम वृषण कोष करता है वही काम मादा में मोन्स प्यूबिस करता है। कौन करता है? मोन्स प्यूबिस करता है। दूसरा पॉइंट यह आता है इनके पास में होता है क्या, जैसे नर में प्रेजेंट होता है फोर स्किन, याद है? इसे हमने कहा था अग्रच्छद। क्या कहा था इसे? अग्रच्छद। फोर स्किन का काम होता है शिश्न को ढकने का, मूत्र मार्ग को ढकने का। वही काम यहां पर करता है कौन? लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा जो है वो ढकने का काम करेगा। यहां पर भी ढकना है मूत्र मार्ग को, यह भी जो होता है ढकता है योनि को और मूत्र मार्ग को। ये दोनों काम जो है समान काम जैसे लग रहे हैं। तीसरा काम यहां पर जो है इनके पास में ग्लैंस पेनिस है। ग्लैंस पेनिस का मतलब होता है बच्चे, ग्लैंस पेनिस का मतलब होता है शिश्नमुंड। शिश्नमुंड जो है ना वो अति संवेदी होता है। अति संवेदी का मतलब इसके पास ना बहुत सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है। मतलब इंटरकोर्सेस के टाइम पे, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के टाइम पे बहुत संवेदी होता है। इसका नाम है ग्लैंस पेनिस। फीमेल में इससे मिलता जुलता अंग जो है उसका नाम है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस का मतलब होता है भग सेफ, और ये जो भग सेफ है ये भी बहुत ज्यादा संवेदी होता है। इसमें बहुत ज्यादा संवेदनाएं होती हैं, इसे हम संवेदी कहेंगे। समान कार्य होगा यहां पर। चौथे नंबर पे इनके पास एक ग्रंथि है जिसका नाम है काउपर्स ग्लैंड। क्या कहा है बच्चे मैंने यहां पर? इसे काउपर्स ग्लैंड। और काउपर ग्लैंड का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? कमेंट करिए मुझे यहां पर। बल्बो यूरेथरल ग्लैंड। पढ़े हैं ना हम लोग इसको? बल्बो यूरेथरल ग्लैंड। यहां पर चौथे नंबर का वही अंग जो उनके पास बल्बो यूरेथरल था, इनके पास वो ग्लैंड था जिसका नाम था बर्थोलिन ग्लैंड। आपको पता है ना दोनों का काम क्या है? इसका काम लुब्रिकेंट रिलीज करना है। सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के टाइम पे लुब्रिकेंट यानी स्नेहक रिलीज करना, पीएच मेंटेन करना, बैक्टीरिया को मारना, ये सारा काम स्नेहक का यहां पर ये करेगा, और यही काम यहां पर स्नेहक का ये करेगा। तो ये चार समजात अंग के बारे में कतई बहुत बार पूछा जाता है बेटा। जल्दी जल्दी जवाब बताइए, आपको ये पॉइंट समझ में आया? यस और नो?
फटाफट बच्चों को यह पहला पॉइंट याद रहना चाहिए। यस राधा पटीदार, आपसे यह प्रश्न बन जाएगा। क्लियर हो गया भैया पॉइंट पे? तो ये समजात अंग हो गए बेटा, जो नर और मादा को हमने कंपेयर कर दिया कि ये नर और मादा में दोनों में लगभग समान कार्य वाले अंग इनके पास में होता है भैया जी, होता है। क्लियर है? बढ़िया, रिलीज करते हैं। यस स्वरा गौतम, ये सही जवाब है। अगले पॉइंट पे आते हैं। क्लियर ना? ये स्क्रीनशॉट वगैरह जो तुम्हें लेना हो ले लो। अब हम पहुंच गए मादा में मेमोरी ग्लैंड के ऊपर में, स्तन ग्रंथि के ऊपर में। स्तन ग्रंथि एकदम सीधा सा बात है, फीमेल में प्रेजेंट होती है, मिल्क बनाती है। पहले से यह एक प्रकार का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, याद रखना। यह एक विशेष प्रकार का द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। मादा में मतलब जो जितनी भी महिलाएं होती हैं उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण ये मैमल्स में होता है। मैमल्स मतलब जितने भी स्तनधारी होते हैं ना, उनमें ये ग्रंथि होती है। इसका मुख्य काम जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर रहता है, बहुत काम है। आइए हम इस डायग्राम को पढ़ते हैं। तो पहले एनसीईआरटी का एक डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं। ज्यादा डायग्राम बनाने में टाइम पास नहीं करना है। अगर हमारे हिसाब से इसको समझा जाए तो सबसे पहले ये याद रखना है कि ये हमारी पसलियां हैं। ये जो बना हुआ ना बेटा, ये पसलियां हैं, परशुक पसलियां जिसे अपन रिब्स कहते हैं। ठीक है, महिलाओं की पसलियां। महिलाओं की पसलियों के बाहर की तरफ में जो त्वचा पाई जाएगी, जो एक विशेष प्रकार की मसल पाई जाएगी, मंसल, वो मसल ही इस आकृति को बड़ा कर देती है। और एक विशेष प्रकार की मसल जो इन्हें बनाती है, पेशी, उसे वृहद अंश पेशी या पेक्टोरलिस मेजर कहते हैं। इंग्लिश में याद रखना, इसे हिंदी में पेक्टोरलिस मेजर कहते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि मादा के स्तन में कौन सा पेशी पाया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है कई बार, और यह पॉइंट याद रखना, इसे पेक्टोरलिस मेजर कहते हैं। इस मसल के सामने की तरफ में यह जो भाग दिखाई दे रहा है, यहां पर ज्यादा मात्रा में वसा का जमाव होता है। ये दो बात कॉमन है। महिलाओं में स्तन के बड़े होने का रीजन नर के तुलना में वसा है, यहां पर वसा का जमाव होता है। फीमेल के जघन शैल पे भी वसा का जमाव था, फीमेल के थाइज में मतलब जांघों पर भी वसा का जमाव होता है, और फीमेल के ब्रेस्ट में भी वसा का जमाव होता है। ये तीनों जगह वसा जमती है। जिस एरिया पे वसा जमता है वही इंसान थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है। इन सब के अलावा इन पे मिल्क बनाने वाला यह अंग दिखाई दे रहा है आपको। इस अंग पे थोड़ा सा फोकस करें, उससे पहले मैं आपको बताता हूं। मैं इनके पास में एक विशेष प्रकार की जगह पाई जाती है जिसका नाम है स्तनपाली, और स्तनपाली का मतलब होता है मेमोरी लोब। अब ये मेमोरी लोब का मतलब क्या होता है, समझो मेरी बात को। मान लो इनके पास में एक विशेष प्रकार का लोब जैसी संरचना, ऐसा मान लो ये पार्ट है, दिख रहा है ये पार्ट यहां पर ऐसा। इनके पास ऐसी बहुत सारी ऐसी संरचनाएं रहेंगी जिनके पास में ऐसा लोब जैसा दिखाई देगा। अब ये देखा जाए, अगर इन सभी को एक साथ देखा जाए तो इन सबको एक साथ हम कहते हैं बेटा, मान लो मेमोरी लोब। और ये मेमोरी लोब की अगर एक इकाई आपसे पूछ दी जाए कि एक इकाई क्या है, इस एक इकाई का नाम होता है कुपिका। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुपिका, एल्वियोलर, एल्वियोलस। दो चीज मैंने बताई है अभी तक, मात्र दो चीजें। उन दोनों चीजों पे अपना पूरा फोकस करना, ठीक है। इसके पास में, हमारे पास में ये दो पॉइंट हैं कि ये पूरा का पूरा एक अंगूर का गुच्छा देखियो आप लोग ना, अंगूर का एक गुच्छा पूरा जो है वो मान लो वो मेमोरी लोब है, स्तनपाली है। और हर गुच्छे में जितने भी अंगूर हैं उन अंगूरों को मान लो ये होता है कुपिका एल्विलस। याद रखना, अंगूर के गुच्छे के जैसा, अंगूर का बंच, गुच्छा, इमेजिन कर लेना, उसमें गुच्छा पूरा होता है पाली, लोब, ठीक है। और अंगूर एक अकेला जो आपको दिखाई देगा, उस अंगूर को हम कहते हैं एल्वियोलाई। एग्जाम्पल लिख लेना, समझ में आएगा आपको। आपसे पूछा जाए मिल्क बनता कहां पर है, दूध बनता कहां है, तो या तो स्तनपालिका कहेंगे या तो आप कुपिका कहेंगे। असल में कुपिका ही वो जगह है,
कुपिका ही वो जगह है मिल्क प्रोडक्शन जहां से होता है। मुझे कमेंट सेक्शन पे आंसर बताओ अभी के अभी कि मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क जो बन रहा है वो कहां पर बन रहा है? कुपिका पे बन रहा है, एल्वियोलस पे। एल्वियोलस उसकी इकाई है, कुपिका उसकी इकाई है, और पूरी एल्विलाई को एक साथ मिलाकर जो एक गुच्छा बनता है वो मैमरी लोब है। एक स्तन पर, ठीक है, एक स्तन पर 15 से 20 पाली होती हैं। 15 से 20 पाली मतलब 15 से 20 लोब होते हैं। ये लाइन भी याद रखना, ठीक है। अब ये पॉइंट है कि एक पाली में कुपिका, कुपिका वो जगह है जहां पर मिल्क बनेगा, और कुपिका मिलकर पाली बनाती हैं। और अगर पूरे स्तन में देखा जाए तो 15 से 20 कुपिका। नोट पॉइंट बताइए मुझे यहां पर कितनी कुपिका मैंने कहा है? कुपिका जो होता है वो दूसरा पॉइंट होता है, ये इकाई कुपिका है। पॉइंट यही लिखना है। यस आरजू त्रिपाठी, वेरी गुड। ऐसे ही कुछ लिखना है कि इनकी मसल का नाम पेक्टोरियस मसल है, इसमें वसा का जमाव होता है, दैट्स वाई साइज बड़ा होता है इसका। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, इसकी इकाई का नाम कुपिका है, कुपिका मिलकर पाली बनाया। चौथा पॉइंट लिख लेना। और कितने कुपिका लोब होते हैं याद रखना, 15 से 20 लोब होते हैं, दैट्स ऑल। अब इस लोब में मिल्क बना, मिल्क बाहर कैसे निकलेगा? मिल्क बाहर निकलने से पहले सबसे पहले पहुंचेगा स्तन नलिका में। याद रखना, स्तन नलिका, इसे पहले एम्पुला कहते हैं, मैमरी लोब कहेंगे, मतलब मैमरी डक्ट कहेंगे। उसके बाद वो एम्पुला में पहुंचेगा। एम्पुला के बाद, अच्छा मतलब इसको बनाना हो कैसे बनाएंगे? तो ऐसा याद रखना कि मान लो एक मेडिसिन है, मैं थोड़ा हटा दे रहा हूं मैं, जैसे ये एग्जांपल हो गया, ये कुपिका हो गई, यहां से कुपिका हो गई, फिर ये कुपिका हो गई, फिर यहां से भी कुपिका हो गई। ये पूरी कुपिका एक जगह पे जाकर एक पाइप में मिलते हैं, और उस पाइप का नाम हम रखा देते हैं, क्या पाइप कहा मैंने इस पे? मैमरी, मैमरी डक्ट, मैमरी डक्ट। इसे अपन कहेंगे स्तन नलिका, बोला ना, स्तन नलिका। अब ये स्तन नलिका जो है आगे जाकर एक विशेष प्रकार के खोखले भाग में, ऐसा मान लो, ऐसा खुल जाएगा, इसका नाम होता है एम्पुला। यहां पर मिल्क इकट्ठा होने लग जाता है, एम्पुला। तुम्बिका कहते हैं बच्चे इसको, क्या कहते हैं? तुम्बिका। ये पूछा जाएगा मिल्क पहले कहां, फिर कहां, फिर कहां? पहले कुपिका में, फिर गया तो मैमरी डक्ट में, स्तन नलिका में। ये एरो बनाते जाना, पांचवा पॉइंट यही है कि मिल्क बना एल्विलाई में, उसके बाद पहुंचा मैमरी डक्ट में, मतलब स्तन नलिका में, स्तन नलिका से एम्पुला, और एम्पुला के बाद आगे की पाइप जो है वो कहलाएगी लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? दुग्ध वाहिनी, दुग्ध वाहिनी। और ये दुग्ध वाहिनी से होता हुआ मिल्क जो बाहर है, फिर एक निप्पल जैसा स्तन के बीचों बीच एक विशेष ग्रंथि युक्त संरचना, एक विशेष स्ट्रक्चर होता है, उसे निप्पल कहते हैं। और उसके चारों तरफ डार्क इलाका जो है उसे एरोला कहते हैं। किसी भी स्तन में, चाहे नर हो चाहे मादा हो, दोनों में भी ऐसा ही होता है कि एक विशेष उभरा हुआ एक स्ट्रक्चर जिसका नाम निप्पल है। इज अ वेरी कॉमन स्ट्रक्चर बेटा। हम हर किसी ने अपने मां के साथ, हम मां का दूध पीकर हम बड़े हुए हैं, तो ऐसे में निप्पल की संरचना हमें बचपन से याद है। तो उस निप्पल वाली संरचना, जो मोटा एक गठान जैसी संरचना होती है, उस गठान से मिल्क बाहर निकलता है, उसका नाम निप्पल है। और उस निप्पल के चारों तरफ का जो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा पिगमेंटेड इलाका है, उसका नाम एरोला होता है, चुचुक पृष्ठ कहते हैं इसको। ये लाइन है। तो सबके बारे में याद रखना है कि मिल्क पहले कहां बना, फिर कहां बना, फिर कैसे बना, फिर क्या बना। यस, इज अ चुचुक, इज अ निप्पल, नॉट निप्पल, इज अ एरोला। हाँ नहीं, निप्पल फिर एरोला। तो ये पॉइंट जितना मैंने यहां पर लिख दिया, उतने पॉइंट को तुमने पॉइंट बना के अगर लिख लिया तो बहुत सारा पॉइंट याद रखना है कि आपको ये पॉइंट होता है, जितने पॉइंट आपसे बन जाएंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं। उस डायग्राम को दूसरे तरीके से समझने के लिए आपके सामने ये ऑप्शन बना हुआ है। इस डायग्राम को देख लो तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश वाला छोड़ो, आप बस इतना याद रखना कि ये पेक्टोरियस मसल है। इसको देखो, ये पेक्टोरियस मसल है। मसल से ये येलो येलो जो भाग दिखाई दे रहा है ना, ये वसा है, ये वसा है। आप इसको वसा लिखना, इसका नाम होता है पेक्टोरस।
पेक्टोरेलिस मसल या पेक्टोरियस मेजर जिसका नाम है मसल। इसके बाद ये जो गुब्बारे जैसी संरचना दिखाई दे रही है कुपिका है, और कुपिका से मिलकर लोब बना देती है। एक लोब, दो लोब, तीन लोब, चार लोब, पांच लोब, ऐसा 15-20 लोब रहेगा। और हर लोब से जो है पहले मिल कहां पर बनेगा, देखो इधर ये फ्लो चार्ट बना दिया मैंने। मेमरी एल्वियोलाई, यहां से वो ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब्यूल में पहुंचा। ट्यूब्यूल के बाद मेमरी डक्ट मतलब स्तन वाहिनी उसे जो भी कहते हैं। इसके बाद मेमरी एम्पुला एंड लास्ट वन इज अ लैक्टिफेरस डक्ट। स्क्रीनशॉट लो, पढ़ो, जो भी है तुम्हारे सामने ऑप्शंस हैं, ये सारी कहानी बताना। दूसरा एक प्रश्न मैंने कल पूछा था कि इतना मतलब एक बड़ी आकृति का एक मांस जो है फीमेल के शरीर के बाहर की तरफ लटकता हुआ होता है, कौन है जो इसे ऐसे लटकने में मदद करता है, गिर क्यों नहीं जाता है? इसको लटकने से बचाने के लिए यहां पर ये जो व्हाइट व्हाइट भाग दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम होता है सस्पेंसरी। क्या नाम होता है इसका? सस्पेंसरी। याद रखना इसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। ये पूछा जाता है। स्नायु इसे हम कहते हैं, स्नायु। स्नायु है जो इसे लटकने के लिए जोड़ के रखा हुआ है। ये उम्र के साथ साथ ये स्नायु कम होते जाते हैं और ये स्तन जो है वो फिर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाता है, लटकने लग जाता है। ये इस लिगामेंट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? लिगामेंट की वजह से। दैट्स ऑल। जरा दृष्टि हो जाएगा, जूम करिए ना। कहां जूम का देखना चाहते हो? ये देखो, इतना जूम कितना कर दें अब इसको हम भाई, हैं साक्षात दिखा दें काट के तुमको, हद है भाई। लिगामेंट है, जरा दृष्टि हो जाएगा। मैं कौन कौन सा पार्ट मेल में भी होता है, इसमें पेक्टोरियलिस मसल है, लिगामेंट कुछ मात्रा में होते हैं, निप्पल्स एरोला होता है, बाकी मिल्क नहीं बनता है। खोजने मत लग जाना, लड़के दूध पैदा नहीं कर सकते, कोई भी मेल मिल्क फीड नहीं करवा सकता, समझे? ये भी याद रखना। यस, लिगामेंट याद हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ये पॉइंट को तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट पूरा बनना चाहिए। इस तरह से हम इसे सस्पेंसरी लिगामेंट और कहानियां आप लोगों को बन जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है, मैं अब ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूं, हट जाऊंगा भाई, दिख जाएगा आप लोगों को यहां पर, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, गरिमा पांडे जी, आपको नोट्स मिलेगा बेटा यहां पर हमारे ग्रुप में, जिसका नाम है टेलीग्राम चैनल YCS बायोलॉजी डाउटनेट, है ना, ये मिल जाएगा। एक पॉइंट मैं आपको बना देता हूं मैं कि सबसे पहले क्या होगा बेटा, याद रखना। तो कुपिका में लिखना, सबसे पहले मिल्क बनता है कुपिका में। कुपिका के आगे भाई जो होता है टिब्यूल बनता है, ठीक है। टिब्यूल्स के बाद होता है स्तन नलिका। स्तन नलिका के बाद मेमरी डक्ट जिसे अपन कहते हैं। उसके बाद पॉइंट आ जाएगा एम्पुला, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा आज मैं। और उसके बाद आ जाता है लैक्टिफेरस डक्ट, और इसके बाद वो बाहर निकल जाता है, काम खत्म। आइए एनसीईआरटी को पढ़कर एंजॉय करते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या क्या इसके तारीफ में बोला हुआ है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, एक स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। स्तन का होना सभी मादा स्तनधारी जितने भी हैं, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, ठीक है, जानवर जितने भी वो होते हैं जो स्तनधारी हैं, ठीक है, शेर, चीता, सबके पास स्तन होता है। स्तन ग्रंथियां एक युग्म संरचना है, जोड़े में होता है। इसमें ग्रंथिल उतक है, इनके पास ग्रंथिल उतक है, और विभिन्न मात्रा में वसा भी होती है। इनके पास कुछ विशेष प्रकार के ग्रंथि जैसी उतक है जो मिल्क बनाएंगे, और वसा होता है। प्रत्येक स्तन में आपसे पूछा जाएगा बेटा अपना वो ना क्या बोलते क्वालिटी, उसको बढ़ाओ बेटा कुशवाहा, समझ रहे? कंजूस, पैसा बचा कहां जाओगे, थोड़ा सा बताओ। रात को डेटा का पिक्चर देखोगे तुम बचा के, डेटा नहीं बचाना है, पढ़ाई जरूरी कुछ नहीं, समझे? डेटा खर्चा करो, थोड़ा सा क्रिस्टल क्वालिटी में देखा करो, हमको भी अच्छे से दिखेगा, हमारा शकल भी अच्छे से दिखाई देगा आपको, समझ रहे हैं? थोड़ा अच्छी क्वालिटी में, कम से कम 480p पे बनाइए उसको, समझे कुशवाहा? हाँ, तो अच्छा दिखेगा। हाँ, मेल को क्यों नहीं मिल्क बना पाते? प्रिया निषाद, गुड क्वेश्चन बेटा, है ना। और मतलब जो मेल हैं वो बच्चा क्यों पैदा नहीं कर पाते, ठीक है, मतलब ऐसा उल्टी गंगा क्यों बहाना है तुमको? भाई उनके पास गर्भाशय नहीं, उनके पास वो मेमरी ग्लैंड का जो स्तन ग्रंथियां हैं वो नहीं है, वो हार्मोन नहीं पाए जाते उनके पास में। ये कैसा प्रश्न हुआ? मेल के पास पेनिस क्यों होता होगा, ये कोई प्रश्न हुआ?
भाई भगवान ने जो संरचना बनाई है उस हिसाब से ही चीजें रहेंगी ना, ये कौन सा प्रश्न होता है भाई। ठीक है, चलो अगला पॉइंट आता। हाँ तो नहीं है बेटा, हार्मोन्स नहीं होते इसके लिए ना, हार्मोन्स चाहिए इसके लिए, ग्रंथियां चाहिए, उसके लिए उतक चाहिए, वो उतक नर और मादा में नहीं दिया गया है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब फीमेल में वृषण बनता है, सॉरी अंडाशय बनता है, तो उस हिसाब से हार्मोन्स बनते हैं और उस हिसाब से लोग पैदा होते हैं, उस हिसाब से लोग बनते हैं, उस हिसाब से ग्रंथियां शरीर में संरचनाएं होती हैं। ठीक है, अब ये कहो कि तुम्हारी तरह शेर की जगह मेरे पास दांत क्यों नहीं पाए जाते, अब ये क्या प्रश्न हुआ यार। हमने जीवन के विकास करके यही पाया है, ये प्रकृति है, इस हिसाब से हम बने हुए, समझे। तो वो हार्मोन्स, वो प्रकृति, वो केमिकल्स, वो सब मादा के जो है वो नर में नहीं पाए जाते, नर के जो है वो मादा में नहीं पाए जाते, यही तो संरचना में अंतर है, इस हिसाब से ये होता है। अगला पॉइंट आते हैं, कितनी पालिकाएं, कमेंट सेक्शन पे अंदर 15 से 20 मैमरी लोब्स होते हैं, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर लोब में गुच्छ होता है, गुच्छे के अंदर की इकाई का नाम है कुपिका, गुच्छे के अंदर की इकाई का नाम है कुपिका, और कुपिकाओं से ही दुग्ध स्त्रावित होता है, कुपिका ही दूध बनाती है। कुपिकाओं के अंदर गुहा है, अवकाशिका है, वहां पर एकत्र होता है। कुपिका के अंदर जो खाली जगह है वहां पर, ठीक है, कुपिका को दुग्ध स्त्रावित होता है, वहां पर अवकाशिका होती है। उसके बाद कहां गया मिल्क, उसके बाद गया स्तन नलिकाओं में, मैमरी जो डक्ट है उसमें गया, उसके बाद मिलकर स्तन वाहिनी, इसे अपन मैमरी डक्ट कहते, उसका निर्माण करेगी। कई वाहिनियां मिलकर एक तुम्बिका बनाती है, एम्पुला, फिर एम्पुला मिलकर जो है दुग्ध वाहिनी में जाकर जुड़ा होता है, दुग्ध वाहिनी से खुलेगा और इस तरह से दूध स्तन से बाहर निकल जाता है। फिर से कमेंट सेक्शन बताइए मुझे का आंसर, कॉन्सेप्ट बताइए। सबसे पहले क्या बेटा, यस बेटा आशीष प्रजा, मैं कोशिश करता हूं, यस मैं आपका पॉइंट समझ गया हूं, प्लीज अभी आप फोकस करें पढ़ाई पे। रिजल्ट कब आएगा सिद्धांत राजपूत, आई विल टेल यू, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा, एकदम फोन करके बताऊंगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। सबसे पहले तुमसे ही पूछूंगा, पास हुए लल्ला फेल, समझे, चिंता बिल्कुल नहीं करो, अभी पढ़ाई में फोन कर लगाओ बस। ओके, तो ये पॉइंट समझ में, हाँ बताता हूं बेटा कैपिका दूध कैसे बनाती है, ये भी नितिन कुमार। पॉइंट पे आते हैं, तो कुपिका कहते हैं, कुपिका के बाद कुपिका जो है वो अवकाशिका में खुलता है, वहां एकत्र होता है, उसके बाद वो पहुंचा स्तन नलिकाओं में, नलिका से पहुंच गया मेमोरी डक्ट्स में, डक्ट के बाद स्तन वाहिनी जिसे अपन कहते हैं, स्तन वाहिनी से पहुंच गया वो मिलकर तुम्बिका में, तुम्बिका के बाद लैक्टिफेरस डक्ट और उसके बाद बाहर, दैट्स ऑल। सवाल ये होता है मिल्क बनाता कौन है। हमारे पास में एक हार्मोन आता है जिसका नाम होता है, ये बहुत फेमस हार्मोन है ना, इसका नाम है, मतलब HPL जिसे अपन कहते हैं, लैक्टोजेन जिसे अपन कहेंगे, लैक्टोजेनिस हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन, एक्चुअली इसका नाम क्या है, प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन है प्रोलैक्टिन। इस हार्मोन की वजह से कहा जाता है हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करता है। तो मिल्क का प्रोडक्शन करना एक हार्मोन की जिम्मेदारी है, उस हार्मोन का नाम क्या होता है, प्रोलैक्टिन्स, लैक्टोजेंस। इसके अलावा HPL भी हो जाता है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेंस जिसे अपन कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण स्त्रावण होता है। तो ये 2 पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, स्त्रावण होता है, मिल्क बनता कौन से हार्मोन की वजह से है और मिल्क स्त्रावण कौन से हार्मोन की वजह से होता है। मिल्क बनता है प्रोलैक्टिन की वजह से और मिल्क का स्त्रावण ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। यस, आपके सामने ऑप्शन है और जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है, ये पॉइंट पेन हो। यस, तो जो मैंने आपको पूछा किसने, बच्चों ने, कुपिका टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, गरिमा पांडे, कुछ नहीं बेटा। देखो एक मैंने बताया ना, जैसे कि आपके पास में एक अंगूर है और अंगूर का गुच्छा है मान लो, तो हर अंगूर जो होता है ना कुपिका की तरह काम करता है, वो मिल्क बनाता है, फिर वो सब जगह एक जगह पे जाकर मिलकर ना गुच्छा बना लेते हैं, पूरे गुच्छे को एक साथ मेमोरी लोब कह देते हैं, और वो जो एक अंगूर है वो कुपिका है, एक अंगूर जो है वो कुपिका है। आकार बड़ा, आकार छोटा, सबका बेटा अलग अलग, किसी के पास वसा ज्यादा, किसी के पास वसा कम, इसलिए आकृति बड़ी छोटी होती रहती है, और वो भी हार्मोनल है, अलग अलग है, ठीक है। उसी तरह से जैसे किसी की हाइट हमारे यहां 6 फुट है, किसी की 2 फुट है, किसी की मैनी मोर थिंग्स, रंग सबका अलग अलग है, तो प्रकृति है वो बदलती रहती है। बात समझ में आई? हाँ सर, बच्चा बनने से होने से पहले दूध का क्या लिखा, शौक,
शौक मतलब अच्छा बनना क्यों होता है? मेमोरी जब बच्चा बनना शुरू होता है ना, उससे पहले ये सब कुछ पर्याप्त मात्रा में बन लग जाता है। जैसे प्रेगनेंसी होती है ना, तो पिछले चैप्टर में अभी नहीं पढ़ा मैंने, यही चैप्टर अभी आएगा, तो जब मैं आपको बताऊंगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन, जैसा नाम होता है HPL, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, प्रोलैक्टिन आदि रिलीज होते हैं, ये सब बनवाने लग जाते हैं। इन दोनों हार्मोन्स का ना ज्यादातर उपयोग जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे होते हैं। और ये जो इससे पहले सिर्फ आकृति बनी हुई होती है और कोई, यस सिर्फ प्रेगनेंसी में ही मिल्क आता है, यस प्रेगनेंसी के बाद ही मिल्क आएगा। कारण ये है कि प्रेगनेंसी के बाद ये दो हार्मोन जो है ना वो बढ़ जाते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम से ही बढ़ने लग जाते हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन हैं जो इसमें मदद करवाते हैं, ठीक है। लैक्टोजेंस भी मिल्क बनाने में मदद करता है, वो नॉर्मल है, मुख्य रूप से प्रोलैक्टिन कहते हैं उसको। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ओके। बाकी बेटा भी ना बताएंगे प्रेगनेंसी के बाद मिल्क निकलता है, फिर पीला क्यों होता है वगैरह वगैरह, अभी सिर्फ संरचनाओं पे है ना। फिर मिल्क में कोलेस्ट्रम होता है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, पीला क्यों होता है, पहले मिल्क का नाम क्या है, बाद वाले मिल्क का नाम क्या है, मिल्क का क्या क्या काम है, वो सब अगला पॉइंट होगा, ठीक है। इसके लिए हार्मोन जिम्मेदार। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आता है, अब हमारे पास में ये नर वाला पार्ट, मतलब नर और मादा दोनों पार्ट को हमने पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहां पर, मां के मिल्क में क्या, मां के मिल्क में बहुत कुछ पाया जाता है, बताता हूं, अभी थोड़ा वेट करें तो मिलेगा वो आप लोग, ठीक है। अभी वेट करेंगे उसके बारे में, ठीक है। आपका पहले का वीडियो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा बेटा, आप वहां पर जाकर सर्च पर जाएंगे वहां पर, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है युग्मक जनन। हमने नर को पढ़ लिया, हमने मादा को पढ़ लिया, और दोनों को पढ़ने के बाद हमें एक चीज नजर आई कि इन दोनों के पास में एक विशेष प्रकार से दोनों युग्मक का निर्माण करेंगे, तब प्रेगनेंसी होगी। तो इसलिए याद रखना, हमने नर के वृषण को पढ़ लिया, अब नर में शुक्राणु कैसे बनता है अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। हमने मादा के बारे में पढ़ लिया और मादा में अंडाणु कैसे बनता है अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट हमारे लिए टॉपिक होगा, ठीक है। क्या होता है, गाय का भैंस का बछड़ा मरने के बाद वह दूध क्यों नहीं देती? देखो यार, बात ये होती है कि ऐसा नहीं कि गाय का बछड़ा तुरंत देखने के बाद, देखो ये मिल्क का रिलीज होना, ये सब बनना जो होता है ना, वो भी मतलब समझ लो, भले आप उन्हें जानवर कहते हो, बस उनके अंदर फीलिंग है। अगर बछड़ा खत्म हो जाता है तो मां एक मतलब एक फीलिंग है, उनको भी दुख होता है, दर्द होता है, जब कोई दूध को लगातार पिएगा ही नहीं। तो इसलिए जो है ना वो भाई कई सारी गाय बछड़े जो होते हैं, गाय वगैरह भैंस दूध देना बंद कर देती है। लेकिन कुछ गाय भैंस ऐसी होती है उनको ज्यादा अंदर फीलिंग नहीं होती, जैसे मेरे घर में भी गाय भैंस थी, बहुत सारी गाय भैंस खत्म हो जाती थी। तो फिर उसके बाद जो मतलब हमारा ट्रेडिशनल जो हमारा दूध लगाने वाला था, ठीक है, उसको पता था कि वो उससे कैसे दूध निकलवाना है। तो शुरू में वो जब उसका दूध निकालने जाता था तो उसको वो मारती गाड़ती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद से फिर वो पकड़ के जैसे भी खाना वाना खिला के प्यार से सहला के उसके थन में जो है थोड़ा बहुत थोड़ी देर तक अगर उसके पास उसको टच करते रहे लगातार उसको, है ना, और उसको कोशिश करें तो थोड़ी देर बाद वो उसको क्या बोलते हैं, उसमें मिल्क आ जाता था, तो उसके बाद वो दूध देती थी। तो बहुत सारी गाय का बछड़े बनने के बाद जो दूध ना देने के कारण वो फीलिंग है, जो अगर बच्चा पिएगा नहीं तो वो दूध निकालेगी नहीं, वो अपने बच्चे के लिए दूध निकालती है, तुम्हारे लिए दूध नहीं पैदा किया गया भाई। याद रखना, इस दुनिया में गाय भैंस जितने भी तुम दूध पीते हो वो तुम्हारा मतलब क्या बोलना चाहिए कि उपभोगवादी तुम्हारी नीति है। असल में ये सब नहीं होना चाहिए, असल में वो दूध अब उसके बच्चे के लिए है, ना कि तुम्हारे लिए, ठीक है। वैसे जैसे हमारी मां का दूध हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं है वो, तो वही है भाई। अब कल से बछड़ा पिएगा, बताओ हमारी मां का दूध तो अच्छा लगेगा, गलत बात है नहीं। वैसे ही बछड़े की मां का दूध हमको नहीं पीना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि ये दोनों ये सब शुक्राणु और अंडाणु कैसे बनाते हैं। शुक्राणु और अंडाणु बनाने के लिए हमारे पास में सबसे पहली बात कुछ प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। ध्यान सुनना, एनसीईआरटी हाईलाइट पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिए सबके सब बच्चे यहां पर। ये यस, हाँ, सहलाते सहलाते दूध जो होता है निकालते हैं, यस डेफिनेटली, वैसे ही वो जो है वो अच्छे से निकल जाता है। अब अगला पॉइंट बताना, लैंगिक अंग में पुरुषों में वृषण है बेटा और स्त्रियों में अंडाशय है, यहां पर युग्मक जनन होता है। कमेंट सेक्शन आंसर आपका तैयार है, बताइएगा कि पुरुषों में वृषण और मादा में जो अंडाशय है, ये दोनों प्राथमिक लैंगिक अंग है, यहां पर बनेगा।
ये दोनों प्रक्रिया नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु को उत्पन्न करेगा। स्पर्म को निर्माण करने की प्रक्रिया वृषण में यह कार्यक्रम शुरू होता है। कहां से? स्पर्म में यह कार्यक्रम शुरू होता है शुक्राणु जनन स्पर्मेटोगोनिया के कार्यक्रम से। खैर इसको अपन बाद में पढ़ते हैं, पहले एक फ्लो चार्ट मैं आपको बताता हूं, फिर एनसीईआरटी हाईलाइट पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी हाईलाइट में होता क्या है। ध्यान से सुनो, नर में यौवनारंभ हुआ, प्यूबर्टी हुआ, लड़का बड़ा हो गया। लड़का जैसे ही बड़ा हुआ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, किसमें? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो है वो द्विगुणित एक कोशिका होती है जिसका नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया को कहा जाता है नर जर्म कोशिका। जर्म कोशिका वही कोशिका होगी जो कोशिका शुक्राणु का निर्माण करेगी। इज अ जर्म सेल, मेल जर्म सेल। नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। कितने गुणसूत्र हैं? द्विगुणित है। नर जर्म कोशिका ने यौवनारंभ आते ही विभाजन शुरू किया। और विभाजन कौन सा? कमेंट सेक्शन पे मुझे आंसर चाहिए। और इसने विभाजन किया द्विगुणित से द्विगुणित और द्विगुणित से द्विगुणित और द्विगुणित से द्विगुणित, ऐसे ही बहुत सारी कोशिकाएं बना ली। 2n का मतलब होता है द्विगुणित कोशिका। गुणसूत्र जोड़े में है इनके पास में, और जब गुणसूत्र की संख्या समान रहे उस विभाजन को हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के बाद इनमें से एक कोशिका ने अपना आकार बढ़ाया और द्विगुणित हो गया। इसका नाम हमने रख दिया प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। और ये स्पर्मेटोसाइट जो होती है इसे शुक्राणु कोशिका कहते हैं। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसे कहा जाएगा। यह प्राथमिक शुक्राणु कोशिका आगे जाकर विभाजन करेगी और विभाजन करने के बाद दो अगुणित कोशिका का निर्माण करेगा। गुणसूत्र की संख्या बेटा आधी हो गई, और जब गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाए तो याद रखना विभाजन होता है अर्धसूत्री। और होप सो आप 11th में पढ़े होंगे कि अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार से होता है, एक प्रथम, और अर्धसूत्री प्रथम विभाजन के बाद यह फिर से विभाजन करेगा। अब की बार जो विभाजन होगा वो होगा अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इनके पास में 23 पेयर, 23 जोड़ी थे। यहां तक 23 पेयर यानी 23 जोड़ी थे। इनके पास केवल 23 क्रोमोसोम रहेंगे, 23 गुणसूत्र रहेंगे। और सबसे अंत में ये बनने वाली कोशिका में भी गुणसूत्र की संख्या केवल 23 क्रोमोसोम ही रहेंगे। तो कहां पर 23 जोड़ा और कहां पर 23 पाए जाएंगे, यह प्रश्न सबसे बढ़िया पूछा जाएगा। नर में यौवनारंभ 12 से 13 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। 12 से 13 साल की उम्र में भैया आपके पास जो स्पर्मेटोगोनिया है जिसके पास गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी है, यह संख्या विभाजन शुरू कर दिया। क्या बोला मैंने यहां पर? विभाजन शुरू कर दिया। विभाजन से पहली कोशिका स्पर्मेटोगोनिया ने यहां पर विभाजन कर करके खूब सारी द्विगुणित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनाया। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री प्रथम विभाजन करके यहां पर जो निर्माण किया उसका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन करके एक निर्माण किया जिसका नाम है स्पर्मेटिड, और या हिंदी में कहें तो शुक्राणु पुरुषु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शुक्राणु पुरुषु कहते हैं। अब ये जो शुक्राणु पुरुषु है आगे जाकर विभाजन तो सब कर लिया, अब ये करेगा बेटा विभेदन। विभेदन का मतलब होता है आकृति में बदलाव।
आकृति में बदलाव लाएगा और उसके बाद ऐसा हेड के साथ ऐसा टेल वगैरह बन जाएगा, और ये हेड के साथ जो टेल बन गया इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेटा स्पर्मेटोजोआ। इसे हम कहते हैं स्पर्म कोशिका। दैट्स ऑल। ये है हमारा शुक्राणु में विभाजन। मेरी बात समझ में आई? अब जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे मॉक टेस्ट पूछ रहा हूं। सामने ऑप्शन है, ध्यान से सुनो और सब के सब बच्चे जवाब ध्यान से देना। ठीक है? सभी के सभी बच्चे जवाब से ध्यान देना और ध्यान से जवाब देना। दोनों पॉइंट यहां पर आपके सामने है। प्रश्न पूछूं? पहला प्रश्न आपके सामने कि स्पर्मेटोगोनिया नर जर्म कोशिका का नाम क्या है? पहला प्रश्न, जवाब देते जाइए। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया कितने गुणसूत्र हैं? द्विगुणित। दूसरा प्रश्न, इसने कौन सा विभाजन किया? समसूत्री। तीसरा प्रश्न, क्या बनाया? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित होती है। फिर इसने कौन सा विभाजन किया? अर्धसूत्री प्रथम। क्या विभाजन हुआ बच्चा लोग? अर्धसूत्री प्रथम। और अर्धसूत्री प्रथम विभाजन के बाद जो बना उसका नाम था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन हुआ और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड बन गया। स्पर्मेटिड ने विभेदन किया और जो निर्माण हुआ उसका नाम है स्पर्मेटोजोआ। तो कौन, कब, कैसे बना, पॉइंट पूछा जाएगा। ध्यान से जवाब बना लेना। समझे मेरी बात को? अगर आप एकदम एक लाइन में पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारे लिए यह जवाब एकदम क्लियर रखना। ठीक है? कौन, कितना, क्या क्या बना वो बाद का विषय है। पहला प्रश्न द्विगुणित, नाम क्या बोला मैंने इसका? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है? द्विगुणित दिख रहा है ना? 23 जोड़ा बेटा, 23 जोड़ा याद रखना। ठीक? कौन सा विभाजन किया? समसूत्री। याद रहेगा, समसूत्री। जितना पॉइंट पूछा जाएगा बस उतना ही लिख रहा हूं मैं। इसने फिर द्विगुणित कोशिका बनाई। इसके पास भी क्या है? 23 जोड़ा, 23 पेयर। अब क्या बना? इसका नाम बताओ। इसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विभाजन किया। कौन सा? पहला विभाजन, नाम बोलो। अर्धसूत्री। कौन सा? प्रथम। और क्या बनाया? अगुणित। क्या अगुणित? अगुणित बनाया, जिसका नाम था सेकेंडरी। बच्चे क्या नाम था? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बढ़िया, मजा आ गया। उसके बाद फिर विभाजन हुआ। अर्धसूत्री प्रथम के बाद का अर्धसूत्री द्वितीय, और जो फिर विभाजन हुआ उसका नाम क्या रखेंगे? शुक्राणु प्रुसु। और इसका नाम है स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड सबसे अंत में कौन सी प्रक्रिया? विभेदन। और क्या बना दिया? स्पर्मेटोजोआ। और इसी का नाम क्या है? स्पर्म नाम है बच्चा लोग। ये डायग्राम आपके सामने है। ये पॉइंट याद रखना। ध्यान से सुनिए और बनाइए कि पॉइंट क्या होता है। स्पर्मेटोगोनिया समसूत्री विभाजन करने के बाद क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन के बाद क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन के बाद क्या बना? शुक्राणु पुरुषु। विभेदन के बाद क्या बना? स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। ये दूसरा डायग्राम आपके सामने है। अमन कुमार, तुम्हें कहीं पर भी हिंदी लिखा हुआ दिख रहा है? दिख रहा है? आधे से ज्यादा अर्धसूत्री मीन्स होता है माइटोसिस, मियोसिस, अंग्रेजी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में है। अरे तुमसे ऑफलाइन ही चल रहा है, हमको जवाब बताओ, नहीं तो हम ऑफलाइन की तरह कनपट में मारेंगे बेटो। जल्दी बताओ, समझ आया? हाँ या ना? मैं यूपी से हूं, बिजार्ड गेमर। कुछ काम है? क्या कर लोगे? यूपी से कौन है? जवाब नहीं बताना यहां पर, बताओ। नॉट अंडरस्टूड। खुशी, ओहो हो, सो सैड। प्लीज एक बार और पढ़ें, रिवीजन करें, समझ में आएगा। बोलिए।
समझ गए ना? अब प्रेस ये आपके सामने है, आपके सामने है। यस 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 यस, कॉन्सेप्ट क्लियर। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो और 5 बार पढ़ो, और कम पढ़े तो 20 बार पढ़ो, लेकिन याद रखिए। पानी पिलाएंगे सर? ठीक है, देखो इसको यहां पर एक बार लिख लो, ये सामने डायग्राम है। एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं कि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म का निर्माण किया, बताओ। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म का निर्माण किया? बोलिए। ये आराध्या का लगी परेशानी। बोलिए 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 फटाफट, कितना निर्माण किया? एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका जो है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो कितने स्पर्म का निर्माण किया? 4 कहा है? कुछ हवा ही नहीं लग रहा। हाँ, ये तूफान है बेटा, तूफान। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, है ना। अब तुमसे प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, इसको याद रख लो। सबसे पहले जो सबसे तुमसे ज्यादा सबसे बड़े प्रश्न बच्चे पूछे जाएंगे ना नीट में या 12th में, वो ये है, ये याद रखना कि पहले क्या बना? स्पर्मेटोगोनिया, फिर क्या बना? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, फिर क्या बना? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, फिर क्या बना? शुक्राणु पुरुषु, और फिर क्या बना? स्पर्म। दूसरा पॉइंट आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बनाता है? समसूत्री विभाजन करके। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बनाता है? अर्धसूत्री प्रथम और ये अर्धसूत्री द्वितीय, और ऐसा करते करते चलिए आपके सामने एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के लाइनों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो एक अकेला स्पर्मेटोगोनियम है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म बनाती है। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस करके जो है वो स्पर्म बनाती है। यह कार्यक्रम किशोरावस्था से शुरू हो जाती है, प्यूबर्टी में शुरू हो जाती है, और यह कार्यक्रम चल रहा होता है सेमनीफेरस टिब्यूल में। क्लियर है क्या? यह कार्यक्रम चल रहा होता है सेमनीफेरस टिब्यूल में, कि भीतरी भित्ति में, जहां पर शुक्राणुजन मतलब स्पर्मेटोगोनिया सूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन मैंने कहा? समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन करेगा और संख्या में वृद्धि करते हैं। जब शुक्राणुजनन द्विगुणित होता है, क्या बोला है मैंने यहां पर? शुक्राणुजन द्विगुणित होता है, स्पर्मेटोगोनिया द्विगुणित होता है, और उसके पास 23 जोड़ी गुणसूत्र मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े 46 गुणसूत्र उनके पास में होंगे, और समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन कर करके वो अपने निर्माण करेंगे। ये विभाजन होगा जिनको हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटो कोशिका कहेंगे जो बनाएगा इसमें। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटो कोशिका, ये भी याद रखना, प्रथम प्राथमिक शुक्राणु कोशिका मतलब विभाजन सबसे पहले न्यूनकारी विभाजन का प्रथम भाग करेगा। ये मैं फ्लो चार्ट में पढ़ा चुका हूं, आप उसमें देख लेना। जब न्यूनकारी विभाजन करेगा तो 2 समान अगुणित मतलब गुणसूत्रों की संख्या हो गई बच्चे आधी। जब उसने ये कार्यक्रम किया तो जिसका निर्माण किया उसका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जिसका उसने निर्माण किया उसका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। होप सो एकदम क्लियर होगा, तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो द्विगुणित है, उसने समसूत्री विभाजन किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी द्विगुणित है, 46 गुणसूत्र है, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन किया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। अब एनसीईआरटी हाईलाइट में मैं तुम्हें यही बात समझा रहा हूं, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये एक बार में समझ में आया, नहीं तो हवा हवा ही रह जाएगी। समझ रहे ना? तो अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका जो है नया विभाजन किया, और वो है दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। जब दूसरा अर्धसूत्री विभाजन हुआ बेटा तो 4 बराबर मात्रा में शुक्राणु पुरुषु या स्पर्मेटिड का निर्माण हुआ। प्रश्न पूछा गया है कि बताइए शुक्राणु पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? यार अगुणित है ना, तो 23 होगी इसके पास में। बताओ मुझे कमेंट करके कि कितनी संख्या होगी? 23 होगी। फिर क्या हुआ? शुक्राणु पुरुषु रूपांतरित होगा। अब उसने अपने रूप को बदल दिया, और रूप को बदलने के साथ ही स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म का निर्माण कर दिया। ये सारी प्रक्रिया, ये भी याद रखना, इस बीच की बस इस प्रक्रिया का नाम होता है
स्पर्मियोजेनेसिस। ये बहुत पूछा जाता है कि शुक्राणु पुरुषों से आपका जो स्पर्म का निर्माण हुआ है, मुझे कमेंट में अभी आंसर चाहिए, सबके सब बच्चे बताना इस प्रक्रिया का नाम क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। और क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस? तो याद रखना कि स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब यह है शुक्राणु पुरुषों से शुक्राणु का बनना, शुक्राणु पुरुषों से शुक्राणु का बनना, शुक्राणु स्पर्मियोजेनेसिस। इसे हिंदी में भी शुक्राणु जनन ही लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी सब कुछ वही लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश नाम थोड़ा सा चेंज है, ये एनसीईआरटी का मिस्टेक है, ये शुक्राणु जनन नहीं होगा। ये शुक्राणु जनन तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, यहां पर स्पर्मियोजेनेसिस है ये। अब यहां पर शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु क्या करेगा? सर्टोली कोशिका से लेगा न्यूट्रिशन, सर्टोली कोशिका से न्यूट्रिशन लेगा और उसके मतलब एम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल और वहां से रिलीज हो जाएगा। मान लो ऐसा कुछ होता है कि हमारे पास स्पर्म बन गया, अब इनके पास में कोशिका है जिसका नाम मान लो ये सर्टोली कोशिका है। सर्टोली कोशिका के अंदर पूरा स्पर्म ऐसे जाके धंस जाता है, पोषण लेगा और उसके बाद सेम्निफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाता है। मैंने क्या कहा है, थोड़ा जवाब ध्यान से सुनिएगा। स्पर्म कहां गया? स्पर्म जो है वो सर्टोली कोशिका में अंतः स्थापित हो जाएगा, एम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल, और उसके बाद एम्बेडेड हो जाता है और अंत में उससे पूरा पोषण लेगा, आशीर्वाद लेगा, घुस के लेगा और लेने के बाद मुक्त हो जाएगा बाहर, शुक्रजनक नलिका से बाहर निकल गया। और जैसे ही वो शुक्रजनक से बाहर निकला तो उस प्रक्रिया का नाम स्पर्मिएशन है। यहां पर भी हिंदी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए इंग्लिश में ही पढ़ना। इसका नाम स्पर्मिएशन है, ना कि वीर्यसेचन। ये एनसीईआरटी गलत कर दिया। यहां पर वीर्यसेचन तो शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को होता है, और यहां पर ये सेम्निफेरस ट्यूब्यूल से निकला हुआ है। किससे निकला है? सेम्निफेरस ट्यूब्यूल से। तो ये एकदम सीधा सा प्रश्न है यार कि ये सारा कार्यक्रम चल रहा था सेम्निफेरस ट्यूब्यूल में, और सेम्निफेरस ट्यूब्यूल में जब स्पर्म बना तो उसने सर्टोली कोशिका से न्यूट्रिशन लिया, आशीर्वाद लिया और निकल गए बाहर के सफर में। बाहर निकलने की प्रक्रिया का नाम स्पर्मिएशन है। बाहर निकलने की प्रक्रिया का नाम, तीसरी प्रक्रिया, तीसरा नाम बता रहा हूं मैं आपको, और उसका नाम है बेटा स्पर्मिएशन। और मुझे कमेंट सेक्शन पे आंसर चाहिए कि इन तीनों प्रक्रियाओं में क्या डिफरेंस है। What is spermiation? Spermiation when sperm embedded into the Sertoli cell and then get released from seminiferous tubule is known as spermiation. जब स्पर्म सर्टोली कोशिका के अंदर धंस जाता है और उसके बाद वहां से पोषण लेकर शुक्रजनक नलिका मतलब सेम्निफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाए, उस प्रक्रिया का नाम है स्पर्मिएशन। कमेंट में लिखा हुआ है। और अगर शुक्राणु पुरुषु स्पर्मेटिड व्हेन डिफरेंशिएटेड इनटू स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्म, इस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रक्रिया का नाम स्पर्मियोजेनेसिस है। आज का पॉइंट यहां पर समाप्त हुआ। 2 प्रश्न आपसे पूछूंगा, फटाफट जवाब दीजिएगा और आज फिर हम इसे खत्म कर देंगे। ऑल क्लियर यहां तक? जल्दी बताइए, मात्र 2 प्रश्न, उसके बाद आगे बताऊंगा मैं। समझ में आई मेरी बात? स्पर्मिएशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए जवाब जल्दी दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने में है, ओव्यूलेशन के बाद मैमल्स के ओवरी का, ये प्रश्न मत बनाओ, ये प्रश्न बताओ, बस एक प्रश्न बता दो। स्त्रावित दूध मेमरी लोब एल्विलाई कोशिका से निकलता हुआ निप्पल तक लैक्टिफेरस वाहिका, मेमरी डक्ट, मेमरी नलिका और मेमरी एम्पुला द्वारा किस क्रम में पहुंचता है? सबसे पहले अगर मेमरी वाहिका में पहुंचता है तो एल लिखो, मेमरी वाहिका में आता है तो वो आपको ए लिखो, मेमरी नलिका टी या मेमरी एम्पुला, कहां कहां से निकलता है वो एकदम क्लियर होगा भाई। सबसे पहले वो निकलता है कहां पर? आपके पास में होता है मेमरी, क्या होता है? मेमरी डक्ट। पहले वाहिका है ना, डक्ट, डक्ट के बाद आता है मेमरी डक्ट हो गया, डक्ट के बाद क्या हो गया? इसके पास में एम्पुला, एम्पुला के बाद में आता है क्या? लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट के बाद क्या आएगा यहां पर? मेमरी नलिका, मेमरी ट्यूब्यूल्स, हाँ वो तो वहीं पे पार्ट आ जाएगा। तो क्या आंसर आपको क्या लगता है सबसे पहले कौन होता है? सबको लाइन से लिख लो और उसके बाद बताओ क्या आंसर होगा इनमें से।
सबसे पहले लैक्टिफेरस डक्ट सबसे बाहर में, उससे पहले एम्पुला, तो एल ए एल है ना। तो मेरे हिसाब से ए आंसर होना चाहिए। सबसे पहले आएगा बेटा यहां पर टी मतलब मेमरी नलिका सबसे पहले होती है, उसके बाद एम मेमरी वाहिका ये होगा, उसके बाद आएगा ए मतलब लैक्टिफेरस वाहिका, और उसके बाद आएगा ए मतलब मेमरी एम्पुला, और उसके बाद लैक्टिफेरस वाहिका। ये आंसर यहां पर सही बनेगा। ए आंसर मेरे हिसाब से सही है। मैच कर लेना, अभी थोड़ा समय कम है, बाद में हम इसको पढ़ेंगे। चलिए लास्ट प्रश्न आपके सामने है, मादा बाह्य जेनेटाइला में कौन कौन होता है? ठीक है, जवाब बताइएगा कि मादा के ओवरी बाहर जननांग में होता है क्या? स्तन ग्रंथि, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस या लैबिया मेजोरा? बोलिए इसका आंसर क्या होगा? अगर क्लास पसंद आए तो हिट लाइक बटन, कमेंट करना जरूर और बताना मेरी क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, शेयर करना अपने दोस्तों से, सब्सक्राइब करना हमारे हिसाब से। जल्दी बताओ, क्लाइटोरिस है, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनर, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा। सी आंसर इज द राइट आंसर। आज की सभा यहीं पर समाप्त, समय हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ना। कल की क्लास में जरूर आना और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे। कोई भी डाउट हो हमसे बताओ। अगर क्लास पसंद आई हो सो हिट लाइक बटन, अच्छा लगेगा हमें। अगर आप हमें पसंद करेंगे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आज को आपकी हमारी क्लास, आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अपने दोस्तों से शेयर करना और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।